हेलो एवरीवन, द फ्यूचर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और समय से अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक जो अपना कवर किया था वो था हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। मैं पहले भी इस चीज को क्लियर कर चुकी हूँ कि जीएस का जो है पार्ट होता है साइंस, उसमें हम जर्नल साइंस जो पढ़ते हैं उसमें हमारे तीनों साइंस को अलग अलग हम पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जैसा हमने लास्ट टॉपिक खत्म किया था एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसमें हमने एसिड के बारे में पढ़ा, बेस कौन कौन से होते हैं, सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं, और उसके साथ साथ हमने पढ़े थे कुछ पीरियोडिक टेबल के केमिकल्स। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो उन सारे वीडियोस को वहां पर देख सकते हैं और उन सभी वीडियोस से अपने नोट्स बना सकते हैं। आज का जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो होगा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को अगर हम बताएं तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि जहां से एक ऐसी प्रक्रिया जहां पे कुछ किरणें इतनी ज्यादा एक्टिव होती हैं कि वो किसी भी एक पदार्थ को तोड़ने में या कुछ हमारे उपकरणों की सहायता से उन किरणों की वजह से हम किसी भी एक आंतरिक संरचना की जो हम पिक्चर ले लेते हैं वो उसमें हेल्प करती है। किसी हमारी मेजर डिजीज हो जाती है, जैसे हमें कैंसर हो जाएगा किसी को, तो आपने सुना होगा कि उनको क्या किया जाता है, उनकी कीमोथेरेपी की जाती है या उनको एनालाइज किया जाता है। जो ट्यूमर होता है उसको एनालाइज किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है। आपने एक्सरे कभी कभी करवाया होगा, राइट, कि कोई हड्डी है टूट गई है या कुछ भी, अगर हड्डी भी नहीं टूटी है तो हम कुछ भी मेजर डिजीज के लिए हम एक्सरे करा लेते हैं। तो एक्सरेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपकी जो मांसपेशियां होती हैं उनको पेनिट्रेट कर जाती हैं, उनको भेद जाती हैं और आपकी हड्डियों में जाके रुक जाती हैं और उसका वो इमेज सामने दे देती है। तो यही रेडियो एक्टिविटी जो होती है, रेडियो एक्टिव किरणें जो होती हैं, यही किरणें होती हैं कि जो बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ज्यादा एनर्जी से, बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन के साथ मूव करती हैं और किसी एक पदार्थ को तोड़ने में या उसकी आंतरिक संरचना को दिखाने में हमारी मदद करती है। आज हम उसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। शुरू करते हैं रेडियो एक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का अगर हम थोड़ा सा इतिहास जाने तो इसका इतिहास कहता है कि हेनरी बैकुरल हेनरी बैकुरल, मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड पियरे, और तीसरा नाम आता है रदरफोर्ड। ठीक है, ये तीन नाम हमारे पास आते हैं, हेनरी बैकुरल, मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे और रदरफोर्ड। हेनरी बैकुरल ने क्या किया था, एक अनजान पत्थर को देखा था। हेनरी बैकुरल को नहीं पता था कि ये पत्थर क्या है, तो उन्होंने उस अनजान पत्थर को देखा और देखने के बाद उसने देखा कि इसमें से काफी सारी अनजान किरणें निकल रही हैं। अनजान किरणें हम क्यों करेंगे कि हेनरी बैकुरल उस वक्त नहीं जानते थे कि ये क्या है, ये आपकी अल्फा बीटा गामा रेंज है, राइट, इनको बाद में नाम दिया गया था। तो बैकुरल ने एक खोज की, एक पत्थर को देखा, देखा कि उससे कुछ किरणें निकल रही थी और वो किरणें एक पदार्थ पे जाके हिट कर रही थी और इतनी ऊर्जा के साथ हिट कर रही थी कि वो पदार्थ क्या हो रहा था, टूट रहा था। ठीक है, तो इन्हीं की खोज के बेस पे मैडम क्यूरी ने अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया अपने हस्बैंड पियरे के साथ, राइट, और उन्होंने बताया कि अपना एक अध्ययन उन्होंने शुरू किया, हेनरी बैकुरल और मैडम क्यूरी पियरे ने साथ में। ठीक है, तो इनका खोज था, इन्होंने उसमें क्या किया, खोजबीन शुरू की थी, राइट। रदरफोर्ड ने जो किरणें निकल रही थी, रदरफोर्ड ने जो किरणें निकल रही थी उस पदार्थ से, उस किरणों पे बाद में अध्ययन किया था और उन किरणों को नाम उन्होंने दिया था अल्फा, बीटा और गामा। ये नाम दिया था किसने, रदरफोर्ड ने, अल्फा, बीटा और गामा। देखा किसने था, हेनरी बैकुरल ने देखा था, एक अनजान पत्थर में, अनजान पत्थर में अनजान किरणें निकल रही हैं, अनजान किरणें निकल रही हैं। इस चीज को किसने देखा था, इस चीज को देखा था हेनरी बैकुरल। ठीक है, हेनरी बैकुरल ने देखा था। कब देखा था ये भी हम डिस्कस करते हैं कि भाई कब देखा था, 1896 में देखा था, 1896 में। मैडम
क्यूरी और पियरे ने इसी खोज के बेस पे उन्होंने कहा कि ये जो एक प्रक्रिया हो रही है कि इन किरणों का निकलना और किसी एक पदार्थ को क्या कर देना, तोड़ देना, इन किरणों का निकलना और किसी पदार्थ को तोड़ देना, इस पूरी क्रिया को इन्होंने क्या नाम दिया था? इन्होंने नाम दिया था रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, राइट, रेडियो एक्टिविटी इसको नाम दिया गया था। रेडियो एक्टिविटी इन्होंने कब नाम दिया था? 1898, 1898, 1896, 1898। क्लियर है इतनी बात? रदरफोर्ड ने उन किरणों पर अध्ययन किया, इस प्रक्रिया पर अध्ययन मैडम क्यूरी ने किया, किरणों पर अध्ययन किया और उन तीनों किरणों का नाम दिया अल्फा, बीटा, गामा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तीनों साइंटिस्ट के हमें नाम याद रखने हैं। इनको साथ में काम करने के लिए नोबेल मिला था, नोबेल प्राइज। आप सभी जानते हैं कि नोबेल प्राइज क्या होता है? अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है। उत्कृष्ट काम क्या होता है कि आपने कोई भी खोज की है, आपने कोई भी काम किया है, तो उसके लिए आपको पूरी जानकारी है, आपने किस तरह वो काम स्टार्ट किया, आपने कैसे कैसे उसमें एक्सपेरिमेंट किए, क्यों इसका रिजल्ट ऐसा आया, आपने पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें दिया। ठीक है, सभी को नोबेल नहीं मिलता, काम सभी करते हैं, है ना, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारा कोई ऐसा काम नहीं कि हमें नोबेल मिल जाएगा। नोबेल किसको मिलता है? नोबेल इसको मिलता है जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करता है, हर एक रिजल्ट को पूरा एक सेटिस्फाइंग तरीके से हमको हमको नहीं सॉरी किसको, जो वहां पर बैठे होते हैं लोगों के लिए, उसको क्या करते हैं? अप्रूव करते हैं, राइट। तो उन्हें हेनरी बैकरल को और मैडम क्यूरी और पियरे को नोबेल प्राइज दिया गया था रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में। इतनी चीज क्लियर है? आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम इन किरणों, किरणों का नाम हमने दे दिया अल्फा, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, राइट, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तीनों का अलग अलग बात करते हैं, ये इसको इस तरह से लिखा जाता है, इसे इस तरह से और इसे इस तरह से। ठीक है, अल्फा रेज जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, बीटा रेज जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, गामा रेज जो होती है वो न्यूट्रल होती है, यानी कि इन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा रेज हमारी कैसी हुई? पॉजिटिव, बीटा रेज कैसी हुई? नेगेटिव, गामा रेज कैसी हुई? न्यूट्रल। ठीक है, अब तीनों का भेदन क्षमता अलग अलग होती है। कॉमन सी बात है, अगर कोई भी सन रे आ रही है, सन रे में कोई भी रे मतलब किरण, अगर कोई भी किरण आ रही है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का उसका एक क्या होता है, उसका एक स्पीड होती है, उसकी एक एनर्जी होती है, या तो वो अपने नाभिकों को तोड़ के चलेगी या फिर अपने नाभिकों को जोड़ के चलेगी। ठीक है, इस अगर हम बात करते हैं किसी भी इस पत्थर के बारे में, जो हम बात करें जहां से हमें ये किरणें नजर आ रही थी, ठीक है, उसका एक हम नाम भी देख लेते हैं, उसका नाम होता है यूरेनियम। उसका क्या नाम होता है? यूरेनियम। ये यूरेनियम क्या होता है? काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। ठीक है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो हमारे अणु होते हैं, हर एक अणु का अपना एक नाभिक होता है। ठीक है, अगर वो नाभिक अपने आप को तोड़ रहा है तो वो अणु दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, अगर वो दो नाभिक अलग अलग जुड़ रहे हैं तो वो हमारे पास दो जुड़ के एक नई एनर्जी के साथ एक नया परमाणु हमें मिलेगा, एक नया एटम हमें, एटम कह देंगे, एटम, दो एटम मिल गए तो हमारे पास एक एलिमेंट बन गया, राइट, एलिमेंट एलिमेंट जुड़ गए तो हमारे पास पूरा एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये यूरेनियम क्या है? काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, काफी ज्यादा एनर्जेटिक होता है। ठीक है, ये इन किरणों के लिए, जब हम एक तरह से कह सकते हैं कि इसका जो यूज होता है मेडिकल फील्ड में, इसका बहुत यूज होता है। जितना भी हमारा जो हम कहते हैं कि विस्फोटक पदार्थ जो बनते हैं, लाइक एटम बम बन गया, न्यूक्लियर बम बन गया, उसमें हमारा यूरेनियम का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूरेनियम की एक टेंडेंसी होती है कि ये अगर ऑक्साइड के साथ मिल रहा है तो ये यूरेनियम ऑक्साइड हो जाता है, अगर ये क्लोराइड के साथ मिल रहा है तो ये यूरेनियम क्लोराइड हो जाता है। ठीक है, तो ये UCl3 हो गया, U3O3 हो गया, यूरेनियम ऑक्साइड, यूरेनियम क्लोराइड, ये इनके फॉर्मूले चलते
पेटेंट यूरेनियम होता है जिसको हम U-35 कहते हैं। यूरेनियम की एक खास बात होती है कि मानो ये एक यूरेनियम का एलिमेंट है, जब ये टूटा तो ये अपने आप को अलग अलग 3 पार्ट में तोड़ देगा, ठीक है। फिर जब ये टूटेगा तो फिर से ये अलग अलग 3 पार्ट में तोड़ेगा, यानी कि ये फर्दर आगे जितना ज्यादा मूव ऑन करता जाएगा उतना ज्यादा ही अपने आप को 3 पार्ट में तोड़ता चला जाता है, जिसकी वजह से कैसा हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, राइट। तो इसका जो यूज किया जाता है यूरेनियम का, बहुत कम अमाउंट यूज किया जाता है इसका। 1 kg यूरेनियम जो होगा, आप समझ सकते हैं कि 1 kg यूरेनियम हमारा यूज होता है 20,000 किलो कोयला, ठीक है। जितनी एनर्जी हमारी अप्रोक्सीमेट है, ये तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, 20,000 किलो कोयले से जितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जितनी ज्यादा एनर्जी बनेगी उतनी तो 1 किलो यूरेनियम से बन जाती है, ठीक है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरेनियम जो है कितना ज्यादा एनर्जेटिक हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। तो ये होता भी बहुत कम है अर्थ पे, कोई ना कहीं जगह जगह पे मिलेगा, कहीं पे बल्क में, कहीं पे कम, तो ये एलिमेंट ज्यादा मिलता नहीं है, राइट। इसीलिए ज्यादा क्या है, कॉस्टली है। और दूसरी बात, कॉस्टली में देखा जाए एनर्जेटिक बहुत, ठीक है। एनर्जी को प्रोड्यूस करने में यूरेनियम जो कि जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कोयला जो कि ज्यादा ज्यादा लगेगा, ठीक है। और उस हिसाब से कम इलेक्ट्रिसिटी, पूरी प्रॉपर दे देता है एनर्जी, लेकिन यूरेनियम के हिसाब से कितनी कम देता है। आप खुद देख सकते हैं 1 किलो यूरेनियम लगभग 20,000 किलो कोयले के बराबर है, जितनी एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा उतना ये जरा सा करवा देगा, है ना। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। बात करते हैं अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। बीटा 1/1837, ठीक है, 1/1837, ये इसका क्या होता है, ये इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है। गामा न्यूट्रल होते हैं, इसका कोई मास नहीं होता, इसके आगे हम लिख देंगे नो मास। बात करते हैं, ये हो गया अल्फा बीटा गामा, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, न्यूट्रल है। इसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कोई नहीं, 1/1837, ये इसका द्रव्यमान होता है। नो मास, इसका कोई मास नहीं होता, ग्राम में द्रव्यमान है तो किलोग्राम और ग्राम में चलता है, ठीक है। बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है आयनन क्षमता, आयनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, आयनन क्षमता। जब हम एटम की बात कर रहे हैं, अणु की बात कर रहे हैं, किरणों की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आयनाइजिंग क्या होती है, ठीक है। आयनाइजिंग क्या है, आयनाइजिंग का मतलब होता है कि किसी भी नाभिक के टूटने की जो क्षमता होती है, किस लिमिट पे जाके वो टूट रहा है, वो उसकी आयनन क्षमता है, यानी कितने आयंस को वो अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकता है। सिंपल भाषा में ये मतलब होगा कि कितने ज्यादा आयंस को वो अपने ऊपर कंज्यूम कर सकता है, अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकता है, वो उसकी आयनन क्षमता होती है, ठीक है। कॉमन भाषा में बात करें, जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग की एक सीमा होती है ना, बर्दाश्त करने की, कि भाई हम अगर कोई हम किसी को टेस्ट करना चाहते हैं कि इसका जो एक कह सकते हैं कि इसका एग्रेसिव लेवल कितना है ना, कितनी बात पे या कितने बुरी बात पे जाके ये अपने आप को एग्रेस करेगा। तो ऐसे ही हर एक एटम का क्या होता है, अपना आयनाइजिंग होता है, आयनाइजिंग पॉइंट होता है, कि किस पॉइंट पे जाके जब हमने इतने आयंस को उस पे डाला, उसकी बमबारी की गई, तब उसने अपने नाभिक को तोड़ा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एज अ फनी मैं अगर बात करूं, तो सपोज अगर कोई फूडी है और वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने दोस्तों के आगे दिखा रहा है कि मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकता हूँ, तो उसके आगे हम चिढ़ाने के लिए या कैसे भी उसके कंट्रोल को चेक करने के लिए क्या कर देते हैं, बहुत सारा खाना उसके सामने रख देते हैं, देखते हैं कब तक कंट्रोल करता है, मजे ले लेके खाने की कोशिश करते हैं, अच्छा ये देखो ये बड़ा स्वाद बना है पनीर, बड़ा मजा आ रहा है खाने में, है ना। तो वो किस लिमिट पे जाके अपने कंट्रोल को क्या करेगा, तोड़ेगा, वो उसका क्या हो गया, एक लेवल हो गया,
कि अपना जो सब्र है उसने क्या कर दिया, अभी ब्रेक कर दिया। सेम एज हैपन विद द आयनाइजिंग, कोई भी एक अणु है, ठीक है, वो कितने आयंस की जो बमबारी होती है उनके बाद अपने नाभिक को क्या करते, तोड़, तो अपने नाभिक को किसी भी अणु द्वारा अपने नाभिक को तोड़ने की क्षमता, अपने नाभिक को तोड़ने की क्षमता उसका क्या कहलाती है, उसकी आयनन क्षमता। ठीक है, ठीक है, कितनी चीज क्लियर है, अणुओं द्वारा अपने नाभिक, भाई उसके पास तो आयंस ही होंगे ना, नाभिक के पास क्या होंगे, आयंस ही होंगे। आयंस क्या होते हैं, आयंस होते हैं पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, या फिर आपके न्यूट्रल हो जाएंगे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, तो यही आयंस जब अपने आप को तोड़ना, जब नाभिक अपने आप को तोड़ना शुरू कर दे, तो उसकी वहां पर वो आयनन क्षमता कहलाती है। जैसे हम कहते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट पे जाके अपने आप को जमाना शुरू कर दे पानी, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे जाके पानी उबलना शुरू हो जाए, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और जिस पॉइंट पे जाके अणु अपने आयंस को टूटना शुरू हो जाए, वो उसका आयनाइजिंग पॉइंट होता है। इतनी चीज क्लियर है, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आयनन क्षमता के बाद हमारा आता है भेदन क्षमता। ठीक है, पेनिट्रेट, ठीक, पेनिट्रेशन, भेदन क्षमता, कि कोई भी किरण है वो कितने ज्यादा मोटे पदार्थ को, या कितने ज्यादा बारीक शीट को, या कितने दूरी, हम ये कहते हैं ना कितनी दूरी तक उसको भेदने की क्षमता है, राइट, तो वो उसकी क्या कहलाती है, पेनिट्रेशन कहलाती है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि एक्सरेज होती है, ठीक है, एक्सरेज होती है, एक्सरेज ये एक एग्जांपल के तौर पे पढ़िएगा, भेदन क्षमता में बात करेंगे। एग्जांपल पढ़ते हैं पहले, फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। एक्सरे तो हमने या तो खुद का करवाया होगा, या फिर अपने किसी दोस्त या अपने रिश्तेदार या अपने घर वालों में से किसी ना किसी का तो हमने एक्सरे देखा ही है। ठीक है, क्या आपने एक्सरे कभी किसी मांसपेशियों का देखा है कि आपका जो मसल सिस्टम है वो एक्सरे में आ रहा है, कि मेरी जो मसल स्केलेटन है वो यहाँ से दिखाई दे रही है, इतना मेरे पास मास है, नहीं होता ना। एक्सरे में हमेशा क्या नजर आती है, एक्सरे में आपने देखा होगा हमेशा बोन्स नजर आती है, आपकी हड्डियां नजर आती है ना। हड्डियों के लिए तो हम एक्सरे करवाते हैं, राइट, क्यों, अब हमें ये कौन से क्यों नजर आती, एक्सरेज है, रेज है, किरणें हैं, राइट, रुक सकती थी कहीं पे भी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, पेनिट्रेट कर दिया, भेद दिया किसको, हमारी स्किन को पार कर दिया। मानो ये हमारा एक क्राइटेरिया है, और ये आ रही है एक एक्सरे, ठीक है, ये स्किन हो गई, ठीक है, स्किन के बाद हमारा मसल्स आ जाते हैं, मांसपेशियां आ जाती हैं, ठीक है, अब ये यहाँ से भी पार निकल गई, इसके बाद हमारे यहाँ पर आ गई बोन्स, अब ये इन बोन्स को पार नहीं कर पाई, केवल यहीं पे जाके रुक गई, ठीक है, अब यहाँ पे जब इन्होंने रिफ्लेक्ट करना शुरू किया है, ये वापस आना शुरू किया, तभी तो ये बोन्स का इमेज हमें नजर आया है ना, तभी तो हमें बोन्स का, अब मान लो अगर स्किन पार कर दिया, मसल्स पार कर दिया, बोन्स भी पार कर देती, तो क्या हमें कुछ नजर आता, नहीं नजर आता, फिर तो ये कहीं जाके क्लस्टर बना देती है ना। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को बोन्स पे जाके रोक दिया, दैट मीन इनका जो पेनिट्रेशन है वो कितना है, वो बोन्स को पार नहीं कर सकती, केवल मांसपेशियों और स्किन को पार कर सकती है। ये होती है पेनिट्रेशन, कि कितना ज्यादा वो, कितनी मोटी से मोटी, कितनी परतों को वो पार कर सकती है। ठीक है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कॉमन लैंग्वेज का, आपने देखा होगा कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट, उसमें अगर आप उसको खोल के देखेंगे, उसके पार्ट्स को, पहले लेयर को आप उसे ऐसे पार्ट्स में खोल के देखेंगे, तो आप देखेंगे उसमें शीट्स लगी हुई होती
कुछ एल्यूमिनियम की शीट्स लगी हुई होती हैं, राइट, कुछ मेटल्स की शीट्स लगी हुई होती हैं, और वहां पे जो वो गोली इतने स्पीड के साथ आ रही है, तो वो ये चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा मेटल है या कितने मेटल्स को अगर हम यूज करेंगे एक बारीक या मोटी शीट के साथ कि उस गोली को, उस बुलेट को वो क्या कर दे, रोक दे। तभी तो इसका क्या नाम दिया गया, बुलेट प्रूफ जैकेट, राइट। तो उसका जो स्पीड होती है किसी भी बुलेट की, वो उसको पेनिट्रेट करने की, कुछ गोलियां हमारी बॉडी में स्टक हो जाती हैं, कुछ गोलियां हमारी जो बुलेट बुलेट होती हैं वो बॉडी से बिल्कुल आर पार हो जाती है, यानी कि उनका पेनिट्रेशन ज्यादा होता है। कुछ बॉडी में स्टक हो गई, रुक गई, यानी कि उनका पेनिट्रेशन कम। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब बात करते हैं परिभाषा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा क्या कहती है, किसी भी अणु या किरण की भेदने की क्षमता। अभी आप समझ सकते हैं भेदने, ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन लिखवाती तो भेदने से आप ये भेदन ही रह जाता। अभी आप समझ सकते हैं भेदना में क्या कह रही, पेनिट्रेट करना में क्या कह रही है। ठीक है, भेदने की क्षमता को क्या कहते हैं, भेदन क्षमता कहते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया हो, भेदन क्षमता कहते। क्लियर है बात, ठीक है। अब एक थोड़ा सा हम डेफिनेशन में चलते हैं कि भाई ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, किसके अनुक्रमानुपाती है। कॉमन सी बात है, अगर कोई किरण है या कोई अणु है तो उसके पास अपना एक द्रव्यमान होगा, ठीक है, उसके पास अपना एक द्रव्यमान होता है, ठीक है, और इसी द्रव्यमान के बेसिस पे जो इनकी स्पीड है वो अपने पेनिट्रेशन क्षमता को बढ़ाती है या फिर घटाती है। ठीक है, तो द्रव्यमान की जस्ट क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है क्या, भेदन क्षमता। द्रव्यमान ज्यादा है तो भेदन क्षमता कम होगी, द्रव्यमान कम है तो भेदन क्षमता ज्यादा होगी। हमने 3 किरणें पढ़ी, अल्फा, बीटा, गामा। इसकी भेदन क्षमता कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, ठीक है, और इसकी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा रेज की होती है, ठीक है, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा और सबसे ज्यादा। कम अल्फा की भी नहीं होती है, ये मत समझना कि इसकी मैंने कम लिखा है तो बहुत ज्यादा ही कम होती, इसकी भी है, तो इससे सीधा सीधा क्या मतलब हुआ, इसका द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होता है, इसका थोड़ा ज्यादा कम द्रव्यमान होता है और इसका सबसे कम द्रव्यमान होता है। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर है। तभी तो ये इसके क्या हुई, व्युत्क्रमानुपाती हुई, प्रोपोर्शनल हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती तो मतलब जितना ये होता उतना ही हमारा द्रव्यमान होता, उतनी ही उसकी भेदन क्षमता होती है ना। कॉमन सी बात है, अगर कोई रेतीली जगह है, आप ऊपर से उस पर कागज फेंकेंगे तो कागज का द्रव्यमान कम है, तो वो मिट्टी पे कोई फर्क नहीं डालेगा, एज इट इज उसके ऊपर जाके सेट हो जाएगा। आपने सुई डाली, सुई की भी भेदन क्षमता क्या है, आपने ऊपर से डाला, द्रव्यमान कम है, तो वो भी रेत पे ऐसे ही जाके हल्की सी गड़ेगी और उस पर टिक जाएगी। ठीक है, आपने एक मोटा सा पत्थर लिया, उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, नीचे जाएगा और उसमें, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान के बेस पे, यहाँ पे द्रव्यमान सबसे कम तो भेदन क्षमता उतनी ही ज्यादा। क्लियर है बात, इतनी चीज क्लियर है। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, समझ आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ये नोट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा रेज की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा रेज की, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, द्रव्यमान। ठीक है, ठीक है जी, पेनिट्रेशन आपको समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ठीक, पेनिट्रेशन के बाद हम पढ़ते हैं
न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, दो चीजें आती हैं, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फिजन का मतलब होता है नाभिकीय विखंडन। फिजन का मतलब होता है नाभिकीय विखंडन, विखंडन। ठीक, और फ्यूजन का मतलब होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ठीक है, विखंडन से क्या मतलब हुआ, किसी चीज का टूटना। ठीक ठीक, संलयन से क्या मतलब हुआ, किसी भी चीज का जुड़ना। टूटने से क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई भी एक नाभिक, एक नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूटेगा, नाभिकों में टूटेगा। ठीक है जी, संलयन का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एक या सॉरी दो या दो से अधिक नाभिक क्या होंगे, जुड़ेंगे। और एक नया नाभिक बनाएंगे, एक नया नाभिक बनाएंगे। ठीक है, नाभिकीय फिजन का क्या मतलब हुआ, टूटना। एक नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूटता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब एक दो या दो से अधिक नाभिक जुड़ते हैं और एक नया नाभिक बनाते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी एनर्जी की। एनर्जी मतलब ऊर्जा। जब कोई चीज जुड़ रही है और कोई चीज टूट रही है तो उन दोनों में एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी कम चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। किसी भी काम को करने में एनर्जी तो लगती ही लगती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी अणु के टूटने या जुड़ने में उसकी एनर्जी, राइट। अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे, अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इसकी एनर्जी के बारे में। सीधी सी बात है, जब कोई भी नाभिक है वो टूट रहा है, ठीक है, इसके डेफिनेशन में आप एक चीज और नोट कर सकते हैं कि जब एक भारी नाभिक, ठीक है, भारी नाभिक टूटा किसमें, हल्के नाभिकों, हल्के नाभिकों। ठीक है, यहाँ पे जुड़े हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो हल्के नाभिक या दो से ज्यादा हल्के नाभिक जुड़े हैं। ठीक है, और जुड़ के क्या बनाया, एक भारी नाभिक बनाया। कैसे भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, एनर्जी की बात करते हैं। तो जब कोई चीज टूट रही है, जैसे हमने यूरेनियम की बात की थी, मैंने यूरेनियम में बताया था कि 1 किलो यूरेनियम जिससे हमारे जितनी एनर्जी मिलती है वो 20,000 किलो कोयले से मिलेगी या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे टूटने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, टूटने में क्या लगती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत हमको होती है इसमें। ठीक है, और कभी कभी ये ऊर्जा क्या हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। अनियंत्रित कैसे हो जाती है कि जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे मैंने यूरेनियम का आपको एग्जांपल दिया था, यूरेनियम क्या करता है, जब अपने आप को तोड़ना शुरू करता है तो पहले तीन में तोड़ा, फिर तीनों यूरेनियम ने अलग अलग अपने आप को तीन में तोड़ा। ठीक है जी, और फर्दर इन तीनों ने अलग अलग फिर तीन तीन में तोड़ा। ठीक है, ये चेन बना लेते हैं। चेन कौन सी, जैसे आपने एक मूवी देखी हो शायद, अभी आई थी, ठीक है, दोनों भाषाओं में है वो, साउथ में भी बनी हुई है और बॉलीवुड में भी बनी हुई है, जय हो के नाम से है, सलमान खान स्टारर मूवी है। उसमें वो कहते हैं आप एक व्यक्ति की हेल्प कीजिए,
उनसे कहिए आगे 3 व्यक्तियों की हेल्प करें, ठीक है, और उन तीनों से कहिए कि वो आगे फिर 3 की हेल्प करें। तो इससे क्या बनती जाएगी, एक चेन बनती जाएगी। यूरेनियम ये कहता है मैं टूटा हूं तो मैं अपने अणु अगले 3 में तोड़ूंगा, और वो जो 3 अणु हैं वो आगे फिर 3 में टूटेंगे, और वो जो 3 हैं वो फिर 3 में टूटेंगे, एक 3 में फिर वो 3 में। तो यानी कि ये जो एनर्जी होती चली जाएगी ये कैसी होती चली जाएगी, अनियंत्रित होती चली जाएगी, अनकंट्रोल होती चली जाएगी। तो यहाँ पे नाभिकीय विखंडन में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें से बनती है, और ऐसी एनर्जी बनती है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए इसका जो हम यूज करते हैं, नाभिकीय फिजन का जो हम यूज करते हैं, वो यूज कहाँ पे करते हैं, हम ये पढ़ें, ठीक है। कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, यूजेस, उपयोग। सीधी सी बात है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो भी हमारे लिए फायदेमंद है और नुकसानदायक भी है। अब मान लो इससे हमने लेके यूरेनियम से लेके हमने क्या बनाया, एटम बम बनाया, एटम बम बनाया, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है कि फायदेमंद है ना। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे जी फायदेमंद है, जो ज्यादा 3-5 करे उसके ऊपर डाल दो, है ना। तो कुछ कह रहे होंगे नहीं जी फायदेमंद नहीं है, नुकसान है, जनधन की काफी ज्यादा हानि होती है, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो सबका मेंटालिटी देखो अपना अलग अलग होता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो एटम बॉम्ब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये न्यूक्लियर फिशन की एनर्जी चाहिए, ताकि वो क्या करे, एनर्जी को और ज्यादा एक्सप्लॉइट करे, जितना ज्यादा वो आगे टूटता जाए उतना ज्यादा एनर्जी को वो क्या करता जाए, रिलीज करता जाए, ठीक है। दूसरा चीज हमारे इसमें मेडिकल में बहुत यूज होता है। मेडिकल में जैसे मैं पहले भी डिस्कस किया था कि भाई मेडिकल में जो भी हमारे मेजर डिजीज हो जाती है, जैसे कैंसर है, उसको डायग्नोज करना है या उसको ट्रीट करना है, राइट, तो ट्रीट करने में हमें यही एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि हमें एक ट्यूमर में, कैंसर का क्या मतलब होता है कि कोई भी एक सेल है ना, कोई भी एक सेल है और वो अनकंडीशनली कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या होती जा रही है, अपने आप को डिवाइड करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, तो हमें उसको क्या करना है, स्टॉप करना है। तो उसी के जैसा ही कोई एनर्जी वाला हमें उसे देना पड़ेगा, है ना। तो ये कैंसर क्या करता है, जो ट्यूमर बनता है वो एक ही ऑर्गन पे जाके डिस्ट्रिक्ट हो जाता है और वो उसे क्या करता रहता है, कंटिन्यूअसली बेसिस पे डिवाइड करता जाता है, जहाँ पे सेल डिवीजन बंद हो चुका होता है वहां, है ना। अब आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से बन चुकी है, कहीं पे कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होता जा रहा है तो वहां पे वो ट्यूमर बनता चला जाएगा और जाके किसका रूप ले लेता है, कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है। तो मेडिकल में इसका बहुत यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज होता है जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती है, ठीक है। भाई आपका न्यूक्लियर पावर में हो गया, मेडिकल में हो गया, फार्मास्यूटिकल आप इसे मेडिकल में भी ले सकते हैं, डायग्नोसिस मेडिसिन वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है एनर्जी। एनर्जी मतलब जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, ठीक है, या पावर हाउस जो होते हैं उनको बनाने में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें तो बहुत रेयर है, फार्मास्यूटिकल में तो बहुत ज्यादा रेयर है, कभी कभी बहुत रेयर, डायग्नोस में ज्यादा यूज होता है इसका, तो इसे तो आप ना ही लिखें तो बेहतर है, ठीक है जी। एनर्जी रिसोर्स में इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस बनाने में, ठीक है, तो इसका यूज हम वहीं पे ज्यादा से ज्यादा करते हैं। कितनी चीज क्लियर है। बात आती है नाभिकीय संलयन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो नाभिकों को जोड़ा जा रहा है, दो अलग अलग एनर्जी को जोड़ा जा रहा है, दो अलग अलग एनर्जी को जोड़ा जा रहा है। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, और ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि आप दो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बशर्ते ये हमारी क्या हो जाती है, अनकंट्रोल्ड होगी कि कंट्रोल्ड होगी, है ना, ये हमारा बात तय करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो डिफरेंट एनर्जी, अब वो दो डिफरेंट एनर्जी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। दो डिफरेंट एनर्जी हमारे कुछ भी हो सकता है कि यहीं पे उन दो डिफरेंट एनर्जीज को मिलाया गया हो, तो यहाँ पे जो एनर्जी लगती है वो ज्यादा लगती है किससे, जो हमारा नाभिकीय विखंडन होता है उससे ज्यादा होती है, नाभिकीय विखंडन से ज्यादा एनर्जी लगती है। यानी कि यहाँ से जो चीजें
बनेंगी, यहाँ से जो आउटकम आएगा वो और ज्यादा विनाशकारी होगा। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन बॉम्ब, नाम सुना होगा, ठीक है जी। ये परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन है ही क्या, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एटम है, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी हाइड्रोजन बॉम्ब ही बनता है, ठीक है। तो इसका आउटकम क्या कह रहा है, इसका आउटकम और ज्यादा खतरनाक होता है नाभिकीय संलयन में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दो एनर्जी ऐसी मिल सकती है कि जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो वो ज्यादा पावरफुल होके ये तो टूट रहा है, लेकिन ये उन दो एनर्जीज को जोड़ रहा है। इतनी चीज क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो यहाँ पे जो एनर्जी हमें लगेगी वो इससे ज्यादा लगेगी यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात? एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉम्ब है, जो परमाणु बम की तुलना में बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है, ज्यादा विनाशकारी है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, एक एक चीज को आप मेरे साथ नोट करते हुए चलेंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन में डालो, हम उसको दोबारा से आपको समझाएं, ठीक है। ऐसे मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा होगा कि जो आपको समझ में ना आए, ठीक। इतनी चीज यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी में हम यही टॉपिक पढ़ते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या हुआ, विखंडन क्या हुआ, ठीक है, हमारी एनर्जी क्या होती है, यूरेनियम क्या होता है। अब हमारे पास कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ आते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ आते हैं जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है, जिनका हम यूज करते हैं अपने मेडिकल या उपचार के, ठीक। तो उसमें सबसे पहला, ठीक है, कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ आए जो हम यूज करते हैं किसमें, अपने मेडिकल लाइन, ठीक है। तो हमारा पहला आता है कोबाल्ट, जिसको हम लिखते हैं CO60। कोबाल्ट 60 होता है जिसका यूज किया जाता है कैंसर के उपचार, कैंसर के उपचार में। देखो ये सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, है ना, यानी कि इनमें से क्या होती है, रेस निकलती ही निकलती है, ठीक। वो बात अलग है कि किसका पेनिट्रेशन कितना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है आयोडीन 131, ठीक, आयोडीन 131। ये समझने के लिए आपको क्या करना होगा, पहली क्लास देखनी होगी कि ये क्या होता है, ठीक है। ये इनका एटॉमिक नंबर होता है, आयोडीन को पीरियोडिक टेबल में ये पेटेंट करा लेते हैं क्योंकि हम इस आयोडीन नंबर को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसी मेडिकल में। आयोडीन है, आयोडीन, चलिए इसको हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, कोबाल्ट आयोडीन, ठीक है। आयोडीन को नॉर्मली हम आई लिखते हैं, लेकिन I-131 को यूज किया जा रहा है, इसको बनाया गया है, तो इसको क्या कर देते हैं, पेटेंट करा लेते हैं, मतलब अपने नाम पे एकाधिकार करा लिया जाता है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है थायराइड, थायराइड से संबंधित जो भी रोग हो जाते हैं, संबंधित रोगों में, जैसे घोंघा, घेंगा हो गया, गॉइटर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसे हम थायराइड की गांठ भी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कुछ हमारा गले पे आप किसी किसी के देखोगे बहुत मोटी गांठ हो जाती है, ठीक है। डॉक्टर कहते हैं कि इसका हमें क्या करना होगा, ऑपरेशन करना होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको इसी के थ्रू उसको डायग्नोज और उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। देखो ट्रीटमेंट अलग होता है, डायग्नोज अलग होता है, ठीक है। एक होता है निदान, एक होता है उपचार। उपचार का मतलब होता है कि हम उसमें दवाइयां दे रहे हैं और आपको जो भी डिजीज है हम उसे क्या करवा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। निदान, डायग्नोज का मतलब होता है कि ये चेक करना कि बीमारी क्या है, ठीक है। तो कभी भी डायग्नोसिस को इलाज मत कहना कि डायग्नोज हो रहा है तो इलाज हो रहा है। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि केवल उसकी क्या करना, खोजबीन करना कि भाई बीमारी है क्या एक्चुअली, क्या इसके लिए दवाइयां हमारी लगेंगी, कौन सा ट्रीटमेंट इस पे सुटेबल होगा, वो डायग्नोसिस होती है, ठीक है।
उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं कि अब ये सारी चीजें इसमें लगेंगी, इसके बाद ये पॉसिबिलिटीज होती है कि ठीक हो जाएगा, उसको हम उपचार कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है सोडियम एन। ठीक, एन है, इसका भी एक हमारा क्या होता है 24 सोडियम, इसका भी हम नाम लिख देते हैं सोडियम। ठीक, आयोडीन, कोबाल्ट, सोडियम। ठीक जी, Na24, इसका यूज होता है हमारा रुधिर परिसंचरण। रुधिर परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ये तो आपने इंग्लिश में बता दिया, मतलब भी बताएंगे। ठीक, ब्लड सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है, आपकी बॉडी में ब्लड है, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, कहीं कहीं पे स्टकिंग हो गई, कहीं पे रुक गया, या कहीं पे कोई भी गांठ हो गई है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई आपके सर्कुलेशन में, प्रॉपर तरीके से आपका ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, पूरी बॉडी में घूम नहीं पा रहा है, फिल्टर नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको डायग्नोज करके उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें हमारा Na24 यूज होता है। कितनी चीज क्लियर है, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24, ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फास्फोरस। नेक्स्ट क्या आता है, फास्फोरस, फास्फोरस। ठीक है जी, फास्फोरस को डिनोट किया जाता है किससे, पी से, और ये पी होता है 32, P32। ठीक है, और P32 का यूज किया जाता है हमारा जो भी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, WBC को क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, कार्पसल्स भी मिलेगा। ठीक है जी, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनके डायग्नोज में, इनके ट्रीटमेंट में फास्फोरस 322 का यूज किया जाता है। बीमारी का नाम होता है ल्यूकेमिया, बीमारी का क्या नाम होता है, ल्यूकेमिया। ठीक है जी, दूसरा जो भी हमारी हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड बीमारियां होती, हार्ट रिलेटेड डिसीज, उन सब के लिए हमारा फास्फोरस का यूज किया जाता है। हृदय संबंधी रोग, ठीक है जी, हृदय संबंधी रोग भी मेजर, ये सारी क्या है, मेजर डिजीज में आती है, कोई भी माइनर डिजीज नहीं है, देख लो चाहिए। ठीक है, मेजर डिजीज यानी कि जिसे हम कह देते हैं मेजर, मतलब बड़ी बीमारियां जिन्हें हम कहते हैं कॉमन भाषा। ठीक है, तो फास्फोरस का यूज इन्हीं में किया जाता है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती है इसको समझ लीजिएगा, जो हमारा ब्लड होता है वो तीन तरह के इसमें एलिमेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इन तीनों से मिलकर जो हमारा ब्लड है वो पूरी तरह से बना हुआ होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है C14, कार्बन 14। इसका हम यूज करते हैं जो हमारे पास फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल समझते हैं, फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म, उनकी एज पता करने के लिए, कब से वो वहां पे दफन है या कब से वो छाप पड़ी हुई है, उनकी एज को पता करने के लिए हम कार्बन 14 का यूज करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा आता है, इसको हम लिख देते हैं कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या होता है, AS76। ठीक है जी, तो इसका हम यूज किसमें करते हैं, जो भी हमारी बॉडी में ट्यूमर हो जाता है, ठीक है, गांठ हो जाती है, मांसपेशियों की गांठ हो जाती है, ठीक है, तो उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मांसपेशियों में गांठें जो आ जाती है, ठीक है, कभी कभी नॉर्मल गांठें होती है, कभी कभी वो गांठें बन के क्या बना लेती है, ट्यूमर बना लेती है, तो उसको डायग्नोज, उसको ट्रीटमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, आर्सेनिक का यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ये हमारी बात हुई पूरी किसकी, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी को एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा, यही के यही याद हो जाएगा बड़े अच्छे से, बहुत आराम से, सारी चीजें एग्जाम्पल के साथ है, तो
याद करने में, पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।